आज का प्रथम क्वेश्चन देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी भाई? वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? दोस्तों आपको बता दूं, उनका नाम था पी मित्रा। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्रा थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था भाई। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था मूल रूप से मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। बाद में आगे चलकर सरदार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भारत के राष्ट्रीय स्तर तक ऊपर उठाया दोस्तों, या इसे राष्ट्र नारे के रूप में साबित करने का प्रयास किया। जब अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब कभी भी कोई रैली करते थे, बड़ा आंदोलन करते थे या उनका विरोध करते थे, तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद के नारों का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखना, मूल रूप से यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संस्थापक कौन थे भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। मनसुख लाल नजार। मनसुख लाल नजार ये इंडियन ओपिनियन पुस्तक के संस्थापक थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में या इस केस में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं हुई थी भाई। ध्यान रखना, चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड या काकोरी डकैती कांड हुआ था। यह ट्रेन की डकैती थी जो भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूटी गई थी। ठीक है दोस्तों, और ये काकोरी स्टेशन पे लूटी गई थी जो वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ये जो काकोरी षड्यंत्र केस था, इसकी पूरी योजना दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा तैयार की गई थी और उन्होंने इस समय नारा भी दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या था भाई? दोस्तों ये एक कामागाटा मारू एक जहाज था। भारतीय मूल के एक विदेशी थे, कहने का मतलब उनका नाम था गुरदीत सिंह। उन्होंने दोस्तों कामागाटा मारू नाम से ये एक जहाज किराए पर लिया था भाई, और ये भारतीय लोगों को व्यापार की दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से दोस्तों विदेश लेकर गए थे। तो विदेशी सरकार के द्वारा इस जहाज का बहिष्कार किया गया कि दूसरे देश के लोगों को हमारे देश में न आने दिया जाए। तो जब ये जहाज वहां से वापस लौट रहा था तो दोस्तों बंदरगाह पर एक भगदड़ मच गई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज था। ठीक है, यहां हुई हिंसक भीड़ के कारण कई लोगों को मौत से हाथ धोना पड़ा। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दोस्तों ये अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे और 1919 में यह आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल, यह पुस्तक तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों मौलाना आजाद का है। बहुत ही गजब का सवाल है। ऐसे वक्तव्य दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो आपकी सफलता में निर्णायक साबित होते हैं। दोबारा देख लीजिए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह कथन मौलाना आजाद ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को कहते हैं भाई। इन्होंने सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया था भाई। ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भाई? उषा मेहता नामक महिला ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त या उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने वाला जो अधिवेशन हुआ था उस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे भाई। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए,
लोक हितवादी उपागम से किसे जाना जाता है भाई? वो भारतीय नेता कौन थे, लोकप्रिय नेता कौन थे जिन्हें उनके लोगों के लिए, भले के लिए जो कार्य किए जाते थे उनके लिए लोक हितवादी का उपनाम दिया गया या लोक हितवादी की लोगों के द्वारा पदवी दी गई? उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। बहुत ही अच्छा सवाल बन सकता है ये कंपटीशन के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उपयुक्त कथन किसका है? यह नारा तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था भाई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब ये विरोध कर रहे थे तब इन्होंने ये बात कही कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ध्यान रखना, उस लोकप्रिय नेता का नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या थी भाई? वाराणसी। वाराणसी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम बनारस था। यहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था भाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1915-16 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में की गई थी भाई? दोस्तों ये होम रूल लीग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था और 1915-16 में भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा यह शुरू किया गया था भाई। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन किन दो नेताओं ने चलाया था? एक तो बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ध्यान रखना दोस्तों एक आयरिश लेडी थी। ये आयरलैंड की मूल निवासी थी, बाद में ये भारत में आ गई थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो ध्यान रखना, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल वाराणसी था। होम रूल लीग आंदोलन को तिलक और एनी बेसेंट ने बढ़ाया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया और लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। बहुत ही गजब के सवाल है दोस्तों, कंपटीशन के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया भाई? ऐसा क्या हो गया था कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को ही वापस ले लिया? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन 1920 में शुरू किया था भाई, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की यह कार्य प्रणाली थी कि पूर्ण रूप से विदेशी सरकार के या ब्रिटिश सरकार का सहयोग न किया जाए और उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए, ताकि अंग्रेज खुद ब खुद भारत छोड़कर अपने देश जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो दबाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था भाई 1920 में। गांधी जी का यह असहयोग आंदोलन काफी हद तक सफल होने वाला था, लेकिन दोस्तों एक हिंसक घटना हो गई थी। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अवध यानी गोरखपुर के आसपास में चोरा चोरी बाजार में एक चोरा चोरी हिंसा हो गई भाई। और इस हिंसा में एक शांतिपूर्ण भीड़ का जुलूस निकल रहा था। जब उन्हें पुलिस वालों ने रोका टोका या भीड़ पर लाठियों के प्रहार किए तो भीड़ उग्र रूप धारण कर लेती है, हिंसक रूप धारण कर लेती है और उस चौकी या कोतवाली के जो 22 पुलिस के जवान थे उन्हें उसी चौकी में जिंदा जला दिया जाता है। तो इसे दोस्तों चोरा चोरी कांड कहते हैं या चोरा चोरी हत्याकांड कहते हैं। यह हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जब गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उस समय उन्होंने भारतीय लोगों से यह आह्वान किया था कि यदि कोई भी भारतीय इस आंदोलन के दौरान या इस असहयोग सत्याग्रह के दौरान हिंसा का प्रयोग करेगा तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा या फिर मैं अपने आंदोलन को समाप्त कर लूंगा। तो गांधी जी ने इसी चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वो आहत हो गए, दुखी हो गए, खिन्न हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का पूरे देश में आह्वान कर दिया। तो इस प्रकार 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के कारण वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन, 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे भाई, हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष। ध्यान रखना, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस या सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटिश थे, 3 सदस्यीय आयोग था ये। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। बहुत गजब का सवाल है दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, अब यहां आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन,
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा की गई थी भाई। तो ध्यान रखना, सलीम उल्लाह खान, इनके द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट सवाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा नलिनी सेन गुप्ता। ध्यान रखना दोस्तों, ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी प्रथम अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता था। ऐसा ही एक सवाल ऊपर भी आया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस तो अपनी कांग्रेस पार्टी थी जिसकी प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये एक अन्य पार्टी है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था भाई? दोस्तों, आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी, इसकी स्थापना का सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था भाई। तो ध्यान रखना, यह विचार कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था कि आजाद हिंद फौज पार्टी का गठन किया जाए। अगला सवाल, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया भाई। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था यंग इंडिया। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सी पार्टी के द्वारा किया गया? तो होम रूल लीग पार्टी के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, होम रूल लीग पार्टी भारत में बाल गंगाधर तिलक और आयरिश लेडी एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल, काकोरी डकैती कांड या काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। ध्यान रखना, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी डकैती कांड में जो जो अभियुक्त थे या जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अच्छा सवाल है, काकोरी डकैती कांड जो घटना थी उसको अंजाम देने वाले जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे उनका नाम रामप्रसाद बिस्मिल था, साथ में राजेंद्र लाहेड़ी थे, उस्फाक अल्लाह खान थे और चंद्रशेखर आजाद थे भाई। अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था भाई? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के खिलाफ था। अगला सवाल, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अरुणा आसफ अली का संबंध भारत के कौन से नेशनल मूवमेंट के साथ रहा भाई? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ रहा। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। इस समय महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को तो कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और देशवासियों को कहा कि करो या मरो, आजादी से कुछ भी कम नहीं है, अर्थात अब हमें आजादी प्राप्त करनी ही है। अगला सवाल देखें भाई, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान जिस सबसे ज्यादा आंदोलन में रहा उसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। बहुत ही अच्छा सवाल है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन भारत के गुजरात राज्य में 1928 ईस्वी में हुआ था भाई। और बारदोली में जो लगान वर्दी थी उसके खिलाफ जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया था जो आगे चलकर सफल हुआ। इसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी भाई, कि सरदार की उपाधि दी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं और इन्होंने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिया था भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों की जो वार्ता हुई थी वह भी जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को बाध्य कर दिया? यह सवाल दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है और बार बार जो अपन मॉक टेस्ट करते हैं या बार बार अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी से पहले, उसमें दोस्तों यह सवाल कई बार आ रहा है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अपने भारत के उत्तर प्रदेश के
गोरखपुर या अवध के निकट जो चोरा चोरी बाजार था, वहां दोस्तों एक हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। उस हत्याकांड में भारतीय उग्र भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को जला दिया था। तो इसी हिंसक घटना से आहत होकर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया था या समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? कि वंदे मातरम भारत के कौन से राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का बना था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में 1906-7 में कलकत्ता से की गई थी भाई। ठीक है। अगला सवाल, किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला सवाल, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है भाई। जो बाल गंगाधर तिलक थे उग्र नेता थे या उग्र दल के जो 3 स्तंभ थे, लाल, बाल और पाल, उनमें से एक थे भाई बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने हमारी आर्यों के आदि देश मतलब भारत को आर्यों का देश कहा गया है भाई, या आर्यों की भूमि बताया गया है, तो उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, किसने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? ये एक अंग्रेज थे दोस्तों, वी चिरोल या वैलेंटाइन चिरोल। तो इन्होंने इस बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा है कि बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए यह भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? यह महेंद्र प्रताप है भाई, जिन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। बहुत गजब का सवाल है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह सवाल तो ऊपर वाला जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसी का रिपीट हो गया भाई, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। और इन्हें यानी तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल या वैलेंटाइन चिरोले। ध्यान रखना दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है, दोबारा बता देता हूं। भारत के बारे में आर्यों के आदि देश की जानकारी तिलक के द्वारा दी गई। तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बताया। और ये जो महेंद्र प्रताप है, इन्होंने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी भाई। ठीक है, लोकमान्य का ध्यान रखना दोस्तों, लोकमान्य के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था भाई? मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया था दोस्तों, अपने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान समय में प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो उस इलाहाबाद में दोस्तों एक पार्क था, उस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। वर्तमान में तो दोस्तों उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है या आजाद पार्क कर दिया गया है। तो वहां चंद्रशेखर आजाद जी के साथ विश्वासघात हुआ था। इनका कोई परिचित व्यक्ति था जो अंग्रेजों का मुखबिर बन गया। उस व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाकर बता दिया कि सुभाष चंद्र बोस वहां अल्फ्रेड पार्क या आजाद पार्क में बैठे हैं। तो अंग्रेजी सेना चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक वृक्ष का सहारा लेकर बड़े ही जोश के साथ या मातृभूमि के प्रति निस्वार्थ भावना के साथ वो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं या सामना करते हैं। और अंत में दोस्तों अकेले होने के कारण वो चारों तरफ से घिर जाते हैं और उनकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो जाती है। तब चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मैं आजाद हूं और हमेशा आजाद ही रहूंगा। तो उनके पास में जो आखिरी गोली बची थी उन्होंने अपने सिर में दाग ली थी और मातृभूमि के लिए वो बलिदान हो गए थे। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद जो मुठभेड़ में गोलियों से शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आ गई भाई खिलाफत आंदोलन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछ लिया जाएगा। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोस्तों विधानमंडलों में प्रवेश करके संविधान या स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे इस तरीके से। तो अच्छा सवाल है, बहुत ही गजब के सवाल है, आप आगे भी देखें। अगला क्वेश्चन देखें, गद्दर आंदोलन या गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी
और वर्ष 1913 ईस्वी में की गई थी। दोबारा सुन लीजिए, गद्दर आंदोलन या गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सन 1913 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना कहां की गई थी? भाई गद्दर पार्टी की स्थापना कौन से देश में हुई थी या कौन से स्थान पर हुई थी? यदि आपसे देश का नाम पूछे तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम बताना है, आपके यूएसए देश का। और यदि किसी स्थान विशेष के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। अगला सवाल, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा है महात्मा गांधी जी के अनुसार। नेक्स्ट सवाल देखिए, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? भाई दोस्तों, महात्मा गांधी जी को दी गई एक उपाधि थी जो भारत में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। भारत में बिहार राज्य के चंपारण स्थान पर नील की खेती के विरोध में जब गांधी जी ने किसानों का सहयोग किया और वहां 1917 में नील की खेती के विरोध में हुए इस आंदोलन में जब गांधी जी का सत्याग्रह सफल हुआ तो महात्मा गांधी जी को पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा के नाम से पुकारा। अगला सवाल, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? दोस्तों, जो राष्ट्र की या राष्ट्रभक्ति की ज्वलंत तलवार जिसे कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को, उन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। भाई बहुत अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? गांधी जी के राम राज्य के या गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के दो सिद्धांत होते थे भाई, एक तो सत्य और दूसरा अहिंसा। ठीक है, अगला सवाल देखें, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया? भाई गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में फंसे थे उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। भाई नेक्स्ट सवाल, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास जो बम बनाने में काफी ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को तत्कालीन पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में जल्ली नामक संपत्ति के बाग में जलियांवाला बाग घटना हुई। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मार दिया था? भाई दोस्तों, पंजाब के वीर योद्धा उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को लंदन में जाकर 1940 ईस्वी में मारा। भाई तो ध्यान रखना कि जो जनरल डायर था जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी निर्दोष भारतीयों पर, उसकी हत्या किसने की थी? उसकी हत्या सरदार उधम सिंह ने की थी जो पंजाब के थे। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? यह आंदोलन भारत के नागालैंड राज्य में शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ध्यान रखना, सवाल गांधी जी के बारे में पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट सवाल, दांडी मार्च या दांडी यात्रा क्यों शुरू किया गया था? भाई दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद से गुजरात के भुज जिले के दांडी स्थान तक यानी 322 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून तोड़ा, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, दादा भाई नारोजी को किस नाम से जानते हैं या किस उपनाम से जानते हैं? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भाई भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो सवाल पूछ ले, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो दादा भाई नारोजी को कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। भाई नेक्स्ट सवाल, देवबंद आंदोलन यानी यूपी में हुआ था, उस समय यूपी को संयुक्त प्रांत में शामिल था। भाई किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1866 ईस्वी में। बहुत गजब का सवाल है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1866 में हुआ। नेक्स्ट सवाल, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो मराठा
और शिवाजी नामक समाचार पत्रों का संपादन करते थे भाई। और इसी के आरोप के कारण या अपने समाचार पत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने के कारण अंग्रेजी सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी और इन्होंने मांडली जेल में सजा काटी थी भाई। नेक्स्ट सवाल, पूना पैक्ट या पूना समझौता किससे संबंधित है? यह दलित वर्ग से संबंधित है। सन 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे भाई? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट सवाल 60वां क्वेश्चन देखिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल का विभाजन हो गया था, तो उस बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बहुत ही गजब के सवाल है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। पत्रकारिता के कारण बाल गंगाधर तिलक जेल में गए। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था और बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था या बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए हुआ था। कई बार यह सवाल पूछा जाता है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे भाई। आगे के सवाल भी देख लीजिए। वो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए नेक्स्ट सवाल, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष संपन्न हुआ था? दोस्तों 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण हुआ भाई। बंगाल का विभाजन तो हुआ था 1905 में और बंगाल को एक कर दिया गया था 1912 ईस्वी में। शॉर्ट शब्दों में कहें तो बंगाल के विभाजन को 1912 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। अगला सवाल, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर इस टाइम पे बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। नेक्स्ट सवाल, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? दादा भाई नारोजी। इसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं या भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त 1942 को संपूर्ण देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी टाइम पे महात्मा गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीय लोगों को नारा दिया था कि करो या मरो, आज़ादी से कुछ कम नहीं। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत सन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था भाई? साइमन कमीशन एक ऐसा आयोग था जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में जोरदार तरीके से विरोध किया गया। और जब साइमन कमीशन भारत आया, सबसे पहले मुंबई पहुंचा, उस टाइम पे इनके खिलाफ काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? इस टाइम पे दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा की गई थी। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक दांडी यात्रा की थी भाई। दोस्तों इस दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ 78 वॉलेंटियर थे या 78 स्वयं सेवक थे या महात्मा गांधी जी के 78 अनुयायियों ने इस दांडी यात्रा में भाग लिया था, नमक कानून को तोड़ने में उनका साथ दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। ये सवाल तो हो गया भाई महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें आप, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल
नामक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस किताब है सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल, काफी अच्छी किताब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में तत्कालीन भारत के बॉम्बे राज्य में हुई थी भाई, या बॉम्बे ब्रिटिश प्रांत में हुई थी। यदि स्थान विशेष की बात करें तो आप बंबई बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या साधारण शब्दों में कहे तो कांग्रेस पार्टी, जिसके वर्तमान समय में जिनसे सोनिया गांधी जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी जुड़े हुए हैं, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सभी दोस्तों इसी कांग्रेस पार्टी से रिलेशन रखते थे या संबंधित थे। तो इस कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को बंबई में हुआ था या मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भाई बहुत गजब का सवाल है दोस्तों ये। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इस कांग्रेस पार्टी की? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यहां आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इस कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे सवाल पूछ ले, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आयरिश लेडी एनी बेसेंट कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। ध्यान रखना दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम था। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1985 को और बंबई में की गई थी भाई। ध्यान रखना ये एक अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों। इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है या हर्मिट ऑफ शिमला के उपनाम से भी जाना जाता है A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और यह अधिवेशन 1919 में हुआ था। आगे चलकर दोस्तों 1 अगस्त 1920 को तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। उसके बाद में आगामी अधिवेशनों में उन्होंने भाग नहीं लिया क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। जब भारत में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उस टाइम पे कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था और बनारस में हुए उस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी भाई। ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। कई बार यह सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा सवाल है, तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। ये सवाल तो आ गया है। सवाल आपसे पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल नाम का व्यक्ति कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। आपसे सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आपसे पूछ ले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। आपसे पूछ ले कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नारोजी। अगला सवाल,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित कर लिया था? दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के किनारे लाहौर में। वहां पर दोस्तों पहली बार यह तय किया गया कि अब आगामी 26 जनवरी से यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया गया था? यह वही लाहौर अधिवेशन है दोस्तों 1929 का, जो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी भारतीय लोगों ने उस टाइम पे वादा किया कि हम अब अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे, यानी आजादी तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में हमारे देश का संविधान भी स्वयं रचेंगे। इसी को ही दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की बात कही जाती है। तो कई कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में की गई थी? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी भाई, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत को आजादी मिली। अगले सवाल देखें, आज का अपना 81 नंबर का सवाल है, मराठी पाक्षिक, ये एक समाचार पत्र है दोस्तों जो 15 दिन से जारी होता था, बहिष्कृत भारत, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन से थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सत्य व अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा? भाई सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? यह असहयोग आंदोलन था। संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी, इसमें दोस्तों अंग्रेजों को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना था। जो विदेशी वस्तुएं थी या जो विदेशी माल था उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना था। यही असहयोग आंदोलन की मुख्य रूप से कार्यप्रणाली थी। इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो सरकारी दफ्तरों में जो भी लोग काम करने वाले थे, छात्र थे, उन सभी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। भाई नेक्स्ट सवाल देखें, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? बीजे तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया गया था। भाई नेक्स्ट सवाल देखें, माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? भारत और पाकिस्तान नामक जो 2 देश बने ब्रिटिश भारत से, उसका आधार 3 जून 1947 को आई माउंटबेटन योजना थी। भाई अतः माउंटबेटन योजना देश के विभाजन से रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भाई मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था सर आगा खां। बहुत ही अच्छा सवाल है। जो मुस्लिम लीग पार्टी थी तत्कालीन ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की यह मुख्य पार्टी थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर आगा खां थे, और इस पार्टी की स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। भाई ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए भाई, अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है वह है मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां की गई थी? यह बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यहां आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। जो ऑप्शन में दिल्ली दिया गया है नीचे, यह दोस्तों गलत प्रिंट हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में आगा खां के द्वारा ढाका में की गई थी, यानी जो तत्कालीन पूर्वी बंगाल था वहां दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। तो सही जवाब होगा ढाका। जो ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, वह गलत प्रिंट है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? भाई 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। अगला सवाल, लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती आंदोलन क्यों संगठित किया गया था? भाई अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए संगठित किया गया था, और इसके मुख्य नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के मुख्य प्रतिनिधि थे। ऐसा बताया जाता है विभाजन के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को पाकिस्तान रहना पड़ा। भाई अगला क्वेश्चन,
लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हो गए थे? दोस्तों, जब साइमन कमीशन भारत में आया तो भारत में यह राजनीतिक उत्तराधिकार की जांच करने के लिए आया हुआ एक आयोग है जो समय से पहले आ गया था। एक तो इस कारण से इसका विरोध हुआ, दूसरा यह कारण था कि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भी साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। तो यहां लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया और वापस जाओ के नारे लगाए गए। उस टाइम पे कैप्टन स्टॉक के कहने पर सैंडर्स ने लालाजी पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कुछ समय पश्चात लालाजी की हत्या हो गई या लालाजी का देहांत हो गया। भाई अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? 1912 में तो विभाजन समाप्त किया और 1905 में विभाजन हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। भाई अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना कहां की गई थी? इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये खजी कुजमा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के गठन की बात कही सबसे पहले, और वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए आप, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। बहुत गजब का सवाल है, ध्यान रखना आप। राजा महेंद्र प्रताप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में प्रथम भारतीय सरकार स्थापित की थी। भाई नेक्स्ट सवाल, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया और भारत में यह सबसे पहले मुंबई में आया था। भाई यह आप ध्यान रखना, जहां इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों 1939 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस है वो अध्यक्ष पद के लिए विजय होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं। तो इसी नाराजगी के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने तो अध्यक्ष पद त्याग दिया या छोड़ दिया, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद बनाया गया। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने दोस्तों क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले कौन सी पार्टी ने प्रस्तुत किया था? दोस्तों मुस्लिम लीग पार्टी ने 1942 में सबसे पहले कहा कि संविधान का निर्माण किया जाए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान का निर्माण भी किया जाए। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? भाई ये वही पार्टी है HSRA जिसके कमांडर ऑफ चीफ ये दोस्तों ये चंद्रशेखर आजाद थे। भाई तो HSRA या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित की गई थी। भगत सिंह का भी इसमें सहयोग रहा। भाई अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत में एनी बेसेंट का सबसे ज्यादा सहयोग किया था यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने। भाई ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल है। और भारत में महाराष्ट्र के पूना स्थान और मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन सबसे ज्यादा प्रभावी रहा। आगे की क्वेश्चन भी दोस्तों आप देख लीजिए। आज की वीडियो क्लास में इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जैसे धोलावीरा सभ्यता स्थल, यह भारत के गुजरात राज्य में है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 में चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला यह विश्व का 40वां धरोहर स्थल माना जाता है। दोबारा बता दूं, धोलावीरा सभ्यता स्थल भारत के गुजरात राज्य में है। 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया और इसे चीन में आयोजित ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह विश्व का 40वां विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक तो कुछ सभ्यता स्थल है, एक उनके खोजकर्ता है और एक किस वर्ष खोज हुई यह जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। सुत कांगेडोर सभ्यता स्थल की खोज ओरेल स्टाइन ने 1927 में की। चन्हूदड़ो सभ्यता स्थल की खोज NG मजुमदार ने 1931 में की।
रंगपुर सभ्यता स्थल की खोज ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप वत्स ने की। रोपड़ सभ्यता स्थल की खोज यज्ञदात शर्मा ने 1953 में, कोट दीजी की फजल अहमद ने 1953 में, लोथल की रंगनाथ राव ने 1954 में, आलमगीरपुर की भी यज्ञदत्त ने 1958 में और बनवाली की रविंदर सिंह विष्ट के द्वारा की गई। दोस्तों आगे की जानकारी दी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अणोरजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का एक नाम निगंडनाथ पुतवी था भाई। महावीर स्वामी का एक अन्य नाम निगंठनाथ पुतवी था। इनकी बेटी का नाम अणोरजा या प्रियदर्शनी था। पत्नी का नाम यशोदा था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के नाम इस प्रकार थे। इन्हें महावीर के नाम से जाना गया। इन्हें जिन के नाम से जाना गया। जिन का अर्थ होता है विजेता। इन्हें केवलिन कहा गया। केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। महावीर स्वामी को निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, और इन्हें आहर कहा गया जिसका मतलब होता है योग्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। महावीर स्वामी ने बताया गया जो पहला अणुव्रत है उसका नाम है सत्य वचन, दूसरे का नाम है अहिंसा, तीसरे का नाम है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथे का नाम है अपरिग्रह यानी सांसारिक वस्तुओं का त्याग, और पांचवे का नाम है ब्रह्मचारी। दोबारा देख लीजिए, महावीर स्वामी ने गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए 5 अणुव्रत बताए हैं। पहला सत्य वचन, सदा सत्य बोलो। दूसरा अहिंसा, कभी भी हिंसा न करो। तीसरा अस्तेय, कभी भी चोरी मत करो। चौथा अपरिग्रह, सांसारिक वस्तुओं का त्याग कीजिए, ज्यादा सांसारिक वस्तुओं से मोह मत रखे। और पांचवा है ब्रह्मचार्य। विशेष रूप से ये ब्रह्मचार्य दोस्तों महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी भी देख लीजिए। प्रारंभ करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इनमें से सही आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती भाई? क्या पश्चिम बंगाल राज्य से, गुजरात राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य से, या फिर ओडिशा राज्य से? दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा ओडिशा राज्य, क्योंकि ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनको याद करने की एक ट्रिक भी है। राम झाके 6 पंगु मित्र है। राम झाके 6 पंगु मित्र है। इसमें 8 राज्य समाहित है। जैसे गुजरात से कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है। मेघालय से कर्क रेखा, मेघालय क्या, मणिपुर से, मिजोरम से कर्क रेखा भारत से बाहर निकल जाती है। तो गुजरात से प्रवेश करती है, मिजोरम से बाहर निकलती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और त्रिपुरा में सबसे कम है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। भाई भारत कौन से क्रम का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? यदि विश्व स्तर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने भारत देश की बात की जाए तो भारत का स्थान 7वां है भाई। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है भाई रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अपने भारत का नंबर आता है 7वें स्थान पर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के 2.42% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है।
तो आपका ये जो प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कौन से स्थान पर है, तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों 7वें स्थान पर है। आप ध्यान रखना, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े द्वीप के बारे में सवाल पूछ लिया जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अपने भारत में आ जाइए थोड़ा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान रखना इस बात का। पूर्व में भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद यह खिताब राजस्थान को मिला। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों, इन अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। ये किसी भी देश या किसी भी स्थान की स्थिति, तापमान, दूरी, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण इनको ज्ञात करने में उपयोग में ली जाती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये दोस्तों केवल भारत का है। यदि आपसे सवाल ये पूछे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तो दोस्तों अपना कन्याकुमारी प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अपने भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में जो गिलगित शहर है, जहां इंदिरा कोल स्थित है, वो पॉइंट है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। प्रश्न संख्या 5 देखे भाई, हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है। दोस्तों, अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है अपने भारत देश का, वह शक संवत पर आधारित है भाई। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है जन गण मन। ये तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है भाई, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी है वंदे मातरम। ये भारत का राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। तो प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन, दोस्तों डॉल्फिन एक मछली है, एक मत्स्य है, जो अपनी जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, या हिंदू धर्म की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, उस नदी में पाई जाती है डॉल्फिन मछली। तो आपसे पूछ रहा है कि डॉल्फिन मछली को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया गया। दोस्तों 2009 में घोषित किया गया। ऑप्शन डी इट्स राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है दोस्तों, हमें क्या प्रेरणा मिलती है केसरिया रंग से, कौन सा संदेश देता है ये केसरिया रंग इस भारतीयों को या इस मानव जाति को। केसरिया रंग दोस्तों साहस और बलिदान का प्रतीक है। जो अपना सफ़ेद रंग है वो दोस्तों पवित्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वह दोस्तों सुख समृद्धि का प्रतीक है, और जो बीच में 24 तिलियों का नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है वह हमारे देश में दोस्तों विकास का चक्र माना जाता है, कि देश का विकास सदा हमेशा चलता रहेगा भाई। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही होगा भाई, कि जो केसरिया रंग है जो सबसे ऊपर होता है वह साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3:2 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8, भारत में होकर कौन सी रेखा गुजरती है भाई। क्या कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, या इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती। तो प्रश्न के हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इन रेखाओं में से, इन अक्षांश रेखाओं में से कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अतः कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे माही नदी 2 बार काटती है भाई। मकर रेखा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जबकि भूमध्य रेखा का मान है 0 डिग्री अक्षांश। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, जबकि भूमध्य रेखा अपनी पूरी पृथ्वी को ही 2 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है। पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनको याद करने की ट्रिक है राम झाके 6 पंगु मित्र है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से राज्य में से गुजरती है।
तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपका सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, अपने झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, पश्चिम बंगाल राज्य से गुजरती है। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भाई ये कर्क रेखा। तो आप ध्यान रखना, इसी कर्क रेखा के ऊपर जो झारखंड की राजधानी है ना रांची, वो शहर स्थित है भाई। महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। अपना प्रश्न संख्या 10 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? पूछ रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे, कन्याकुमारी, कोलकाता और लेह है। तो आपको इन ऑप्शनों का चयन करके बताना है कि कौन से स्थान पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है दिसंबर महीने में दोस्तों। यदि अपन दिसंबर महीने की बात करें तो दोस्तों कन्याकुमारी शहर में सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें से सबसे दक्षिण में स्थित स्थान कन्याकुमारी ही है। और दिसंबर के महीने में सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ने लग जाती है 22 दिसंबर को, और वहाँ पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो दिसंबर के महीने में अपने दक्षिणी भाग में तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना इस बात का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। आपको लगता है कि ये वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है या आपको अच्छा कंटेंट या नॉलेज प्रदान करता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने आपके लिए आगे अनेक ऐसे प्रश्न रखे हैं जो आपके काम में आएंगे, तो आप यह वीडियो भी देख लीजिए। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण करना था, जबकि तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस वाली घटना थी जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई। दोस्तों इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना आहत हुई। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखें। 1857 का विद्रोह भारत में कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ? दोस्तों अपन ने प्रेजेंटेशन प्रारंभ करते ही इस क्वेश्चन की बात कर ली थी कि यह मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। दूसरा सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को इस विद्रोह की शुरुआत हुई। भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। देखें चौथा क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था भाई? चिन्ह क्या था? दोस्तों कमल और रोटी इसका प्रतीक था। पांचवा क्वेश्चन देखें, पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था? उसका नाम दोस्तों मंगल पांडे था। मंगल पांडे बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में तैनात था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे के बारे में एक और ध्यान रखना, मंगल पांडे प्रथम भारतीय व्यक्ति था जो 1857 की क्रांति के दौरान शहीद हुआ। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा कि मंगल पांडे कौन सी बटालियन से संबंधित थे? तो ये बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, तो पैदल सेना के सिपाही थे। सातवां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। दोस्तों गवर्नर जनरल एक ऐसा पद था उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत में भारत का सर्वोच्च पद हुआ करता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम लॉर्ड पामस्टन था।
बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया भाई? दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। 11वां क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। 12वां क्वेश्चन देखे भाई, 1857 के विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना लिया था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने, जो इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे या ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? दोस्तों तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था भाई। ये येवला अहमदनगर महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी भाई? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर छावनी में बिगुल बजाया था 1857 की क्रांति का, और बैरकपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उसे फांसी दे दी? दोस्तों तात्या टोपे को मतलब विश्वासघात किया था तात्या टोपे के साथ मान सिंह ने, जो नरवर का जागीरदार था। 16वां क्वेश्चन देखें, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। यह दोस्तों दिल्ली का सुल्तान था, मुगल बादशाह था। किसके द्वारा हड़प की नीति अपनाई गई थी? राज्य हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, 18वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था भाई? दोस्तों ये भारत के सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था भाई। 19वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यू रोज से सामना करना पड़ा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लक्ष्मीबाई का सामना करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल ह्यू रोज। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, 20वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों बख्त खान को बहादुर शाह जफर ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया। 21वां क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से थी। अवध वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है भाई। 22वां क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने वाला हथियार भारतीय सैनिकों को दे देना, जिससे उनकी धार्मिक भावना आहत होना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? नाना साहब का नाम धोंदू पंत था भाई। 24वां क्वेश्चन, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी भाई? वो तो दोस्तों मंगल पांडे ही था। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। और मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इस प्रकार वह इस क्रांति का प्रथम शहीद बना भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह है भारत के किस हिस्से में हुआ था? भारत के उत्तरी और मध्य हिस्से में हुआ था भाई। इसका प्रभाव दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में कम था। 27वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने दिया था 8 अप्रैल 1857 को। इसीलिए तो इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखें, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता।
दोस्तों इस संग्राम में अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावना को आहत किया, इसलिए दोनों धर्म के सैनिक एक जगह जुट गए भाई। 29वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? कानपुर उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखना, तात्या टोपे ने कानपुर उत्तर प्रदेश से सहयोग किया था। 30वां क्वेश्चन, भारत के शिक्षित वर्ग 1857 की क्रांति में कैसे रहे? तटस्थ रहे। उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ना ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों 31वां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? जनवरी 1857 ईस्वी में, जिसका सबसे पहले विरोध मंगल पांडे ने किया भाई। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? पिल आयोग या पिल कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बाद सैन्य सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? पिल आयोग या पिल कमीशन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। काफी अच्छा सवाल है। 34वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था भाई? मौलवी अहमदुल्ला शाह। बहुत अच्छा सवाल है। मौलवी अहमदुल्ला शाह इस विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था भाई। 35वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? दोस्तों इसकी योजना सामान्य थी और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसलिए यह असफल हुआ। 36वां क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है वर्तमान में, उस टाइम पे संयुक्त प्रांत में पड़ता था भाई। तो बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था भाई। 37वां क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन ने इसे आजादी की पहली लड़ाई बताई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहां है? ग्वालियर में है भाई, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। उस टाइम पे इसे मध्य प्रांत कहते थे। 1857 के संग्राम में किस जगह को सबसे पहले अंग्रेजों ने फिर से अधिकृत कर लिया? दोस्तों दिल्ली को कर लिया भाई। दिल्ली से ही क्रांति की योजना बनाई गई थी कि पूरे देश में यहां से क्रांति की जाएगी, लेकिन असफल हुई। 40वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से। ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो है ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया था झांसी उत्तर प्रदेश से। और 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व संभाला था भाई क्रांति का। 42वां क्वेश्चन, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने किसे कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? यह बात तो ह्यू रोज ने दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा है भाई। ध्यान रखना। 43वां क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली में सेनाओं के नेतृत्व किया था भाई? दिल्ली से नेतृत्व किया था बख्त खान ने। किसने किया था भाई? बख्त खान ने। प्रश्न संख्या 44 देखे भाई। 1857 के विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे भाई। बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान। प्रश्न संख्या 45 देखें। 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसे दी गई थी? यह तो मंगल पांडे को दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से अंग्रेजों का विरोध किया था चर्बी युक्त कारतूसों के कारण भाई। अगला प्रश्न देखें, सबसे पहले बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? आ गई ना बात दोस्तों, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। 47वां क्वेश्चन, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलकर नाना साहब के सहयोगी बने थे तात्या टोपे। और कानपुर वर्तमान समय में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है भाई। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। 48वां प्रश्न, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। बेगम
हजरत महल, ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व इस क्रांति में किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 49 नंबर का क्वेश्चन देखें, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां चलाई थी? इन्होंने तो बैरकपुर में गोली चलाकर बिगुल बजा दिया था इस क्रांति का, भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। 50वां क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर कौन थे? दोस्तों ये अंतिम मुगल शासक थे जिन्हें 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रंगून जेल में दोस्तों इन्हें डाल दिया गया। इन्हें गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे दिल्ली से। लास्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का, सती प्रथा का जनक किसे माना जा? पढ़े प्रश्न संख्या 1 देखे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दोस्तों पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भाई। दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में यह बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो ध्यान रखना तीनों बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट सवाल देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी चेयरमैन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो BN राव थे ये तो संवैधानिक सलाहकार थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का पिता माना जाता है या अध्यक्ष माना जाता है। आगे है ना देखिए दोस्तों ये सवाल कि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे भाई। 7 सदस्य थे इस कमेटी में। ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर की इस प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या इस मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7, जिसके अध्यक्ष खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? परमानेंट चेयरमैन। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको इस सवाल का जवाब दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था भाई। ठीक है दोस्तों, और ये जो भीमराव अंबेडकर थे ये प्रारूप समिति के पिता थे। KM मुंशी ये काफी अच्छे व्यक्ति थे, संविधान में इनका अच्छा योगदान था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया भाई? पूछ रहा है कि संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान सभा ने किस दिन पारित कर दिया भाई? दोस्तों 26 नवंबर 1949। यह आपका एकदम सही जवाब होगा। संविधान सभा को अंतिम रूप से अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित ये करने का काम 26 नवंबर 1949 को किया गया था, विक्रम संवत 2006 वार गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ भाई? फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड, मतलब अपने देश का संविधान कब लागू कर दिया गया? दोस्तों 26 जनवरी 1950। ये तारीख ऐतिहासिक है, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1950 ईस्वी को तो हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जबकि आपसे पहले की तरह सवाल पूछे कि संविधान पारित कब हुआ, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए, तब आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 8 देखें भाई, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहते हैं? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा। दोस्तों हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसे संविधान सभा की आत्मा का नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकारों को तो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं, जिसका उल्लेख भाग 3 में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 देखें, संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम इसे कब स्वीकार किया भाई? ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। तारीख आप ध्यान रखना 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी भाई। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो भारत का भावी राष्ट्रपति चुन लिया, साथ ही हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन को चुन लिया।
ध्यान रखना इस बात का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? हमारे जो नागरिक हैं, भारत की जो आवाम है, इसको कुल मिलाकर कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6 और यही आपका सही जवाब होगा। नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में 6 है। आपसे सवाल ऐसे पूछे मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? तो 7 थी भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, आप करेंगे। अपना क्वेश्चन देखिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक या पिता माना जाता है। तो 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था भाई। तत्कालीन बंबई कहा जाता था इसको, आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो ये अच्छा सवाल है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जिस समय इसकी स्थापना हुई उसी समय इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी 28 दिसंबर 1885 को, और बंबई में हुआ। ध्यान रखना, 28 दिसंबर को कांग्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, ये नाम आप ध्यान रखना। ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भाई। जो अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ 28 दिसंबर 1885 को, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भाई? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती को माना जाता है भाई। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, या वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है वो मुख्य रूप से दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा फैलाया गया। और सबसे पहले स्वराज की अवधारणा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दी गई। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ही प्रभावित थे। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई भाई? राजा राममोहन राय के द्वारा तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। दोस्तों, ब्रह्म समाज क्या है? ये ब्रह्म समाज दोस्तों जो समाज में जो कुप्रथाएं व्याप्त थी उनको समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया गया भाई। और राजा राममोहन राय को ब्रह्म समाज का पिता या जनक माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, राजा राममोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है भाई। इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? जिस समय दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, यदि वर्ष की अपन बात करें तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और इस समय गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड लिटन थे। ध्यान रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था भाई? ये दोस्तों समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है, या प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाए गए उसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? दोस्तों, पूना स्थान भारत के महाराष्ट्र राज्य में है और यहाँ पर जो सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस राष्ट्रीय विचारक के द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी भाई। बहुत ही अच्छे विद्वान थे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यंग इंडिया के लेखक कौन थे? दोस्तों, ये यंग इंडिया जो लेख था ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा जाता था। और लाला लाजपत राय उग्रवाद के त्रिस्तंभ में से एक थे भाई। उग्रवाद के त्रिस्तंभ में मुख्य रूप से 3 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रकार यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय को माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन जो भारत के वायसराय थे इनके शासनकाल में पेश किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक किसके शासनकाल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आप यह बात भी ध्यान रखना कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत में पंचायती राज की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था भाई? दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज
ये इसका गठन तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो, सिंगापुर इन क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और इन्होंने मुख्य रूप से जो जर्मनी के हिटलर थे उनसे सहयोग लिया और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो सवाल बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। सवाल पूछ ले जाए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। आप यह भी ध्यान रखना कि सबसे पहले धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था। पूछ लिया जाए, भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारत सेवक समाज नाम की जो संस्था थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गठित की गई। आप यह बात भी ध्यान रखना कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे भाई। कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके द्वारा भारत सेवक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखे भाई, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे भाई? मतलब उग्र राष्ट्रवाद, मतलब जैसे को तैसा की नीति के उदय होने के क्या क्या कारण थे? एक तो उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, मतलब यहाँ के लोग संतोष नहीं थे। दूसरी बात धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नववाद। तीसरा था उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये तीनों ऑप्शन सही है भाई। इन तीनों कारणों के कारण ही भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय हुआ या जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था भाई? सवाल पूछ रहा है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था भाई। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था भाई। पूर्वी बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश आता है, थोड़ा बहुत असम का क्षेत्र आता है। जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल का राज्य और तत्कालीन थोड़ा बहुत बिहार का क्षेत्र आता है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था भाई? जो उग्र राष्ट्रवादी थे जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये क्या साधन अपनाते थे? एक तो बहिष्कार अपनाते थे, एक स्वदेशी को मानते थे और एक राष्ट्रीय शिक्षा को मानते थे कि अपने देश की शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है। स्वदेशी मतलब हिंदी भाषा का उपयोग करो, हिंदी उद्योगों को बढ़ावा दो और हिंदी जो कल्चर है उसी को मान्यता दो। बहिष्कार का मतलब होता है कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई सभी नीतियों का बहिष्कार करें, उनके द्वारा भारत में चलाए गए कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना, इसका जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन छप सकता है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है भाई? दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में यह नारा बहुत गूंजा था और यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था भाई। यानी बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु तो 1 अगस्त 1920 को हो गई थी भाई, तो इनके द्वारा तो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की गई, लेकिन इनके जो आदर्श बने उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाया। अगला क्वेश्चन, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था भाई? ऐसा तो लाला लाजपत राय ने कहा था। जब लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, तब वहां पर कैप्टन स्टॉक के कहने पर सैंडर्स के द्वारा इन पर लाठियां बरसाई गई। तब लाला लाजपत राय ने यह बात कही थी कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? दोस्तों अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा और गद्दर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, पूछ लिया जाए अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। अमेरिका के उस स्थान का नाम पूछ ले तो बता देना, सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हो गया था? दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था गुजरात में, जहां पर कांग्रेस यानी कि कांग्रेस में जो दो दल बने थे दोस्तों, एक तो गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल के नेताओं और नरम दल के नेताओं के बीच में इस बात को लेकर मतभेद हो गया था कि अध्यक्ष कौन बने, जिसके कारण इनके अंदर विभाजन हो गया था। तो उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच में विभाजन सूरत अधिवेशन के कारण हुआ। आज का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? दोस्तों इनमें एक का नाम तो था सरदार भगत सिंह और इनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखना, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था भाई? क्रांतिकारी आंदोलन का उस समय की असफलता का मुख्य कारण दोस्तों निम्न थे। एक तो केंद्रीय संगठन की कमी थी, दूसरा ब्रिटिश सरकार की कठोर दमनकारी नीति थी, तीसरा उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। मतलब जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया भाई। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति और केंद्रीय संगठन का अभाव, ये सारे तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। ध्यान रखना, लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में यानी कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के और जो उग्रवादी नेता थे, उन दोनों में दोस्तों एकता स्थापित हुई, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पूछ रहा है लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था भाई? यहां कांग्रेस का मतलब अपनी कांग्रेस पार्टी और लीग का मतलब है दोस्तों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों की ब्रिटिश भारत में एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो पूछ रहा है ये लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। अभी थोड़ी पहला जो क्वेश्चन था वो भी दोस्तों इसी से रिलेटेड था। 1916 के इसी लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एकता हुई, यानी उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच में एकता स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व दो मुख्य नेताओं के द्वारा किया गया था भाई। एक तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा और एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखना, ये जो एनी बेसेंट है ये एक आयरिश लेडी थी भाई। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में होम रूल लीग को बढ़ावा देने का काम मुख्य रूप से एनी बेसेंट का था और इनका सहयोग किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था भाई? रॉलेट एक्ट एक अंधा कानून है, एक काला कानून है जो अंग्रेज अधिकारी सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जारी किया गया था भाई। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं और इसका उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए यानी बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर रख सकती थी और उसे 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था, जिसके खिलाफ ना कोई अपील की जा सकती थी ना कोई दलील की जा सकती थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन वर्ष 2023 की एग्जाम में क्लास 10th में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों इस दिन सिखों का प्रसिद्ध पर्व था वैसाखी। तो यहाँ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किस्लू को रिहा करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे, जहां जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? दोस्तों हंटर कमेटी ये एक अंग्रेज न्यायाधीश था जिसका नाम था जीसी हंटर। तो इस जीसी हंटर की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना। इस हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया और ऐसा बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में केवल 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि उस समय हजारों भारतीय लोग भारत के लिए शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था भाई? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरे देश में शुरू किया गया भाई। यह एक देशव्यापी आंदोलन था। यदि इसकी दिशा सही होती और इसे गांधी जी वापस न लेते तो हमारा देश उसी समय आजाद हो सकता था। तो इसका कार्यक्रम क्या था भाई? एक तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, विदेशी माल यानी कपड़ों का बहिष्कार करना था, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था। अतः उपयुक्त सभी कार्यक्रम थे इसमें। अगला क्वेश्चन,
महात्मा गांधी जी ने किस घटना से खिन्न होकर यानी दुखी होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी। दोस्तों, चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 में वापस ले लिया था। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 की ये ऐतिहासिक डेट ध्यान रखना। इस दिन चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ था उत्तर प्रदेश के अवध में, जहां एक भीड़ ने 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे के क्वेश्चन देख लीजिए।